गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रतीक ट्यूटोरियल्स मैथ्स एंड साइंस। हमारी पिछली वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड था, जहाँ मैंने बहुत सारे फार्मूला को लिखा है। वे सारे के सारे फार्मूले ऑब्जेक्टिव बेसिस पर पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। उन सभी फार्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर लेना। पिछला वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग लग रहा था उसमें, तो इसलिए मैं पूरा का पूरा जो है मटेरियल उस वीडियो में डाल नहीं पाया। तो उसी सीरीज़ में मैं आज उसी करीब को आगे बढ़ा रहा हूँ और उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ और इन क्वेश्चनों को देखते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ हमने 3 क्वेश्चन लिया है आप लोगों के लिए। इसके बाद भी और क्वेश्चन लेने वाला हूँ। यहाँ पहला क्वेश्चन है मेरा √3 tan थीटा = 3 sin थीटा, फाइंड sin थीटा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है cos a + cos स्क्वायर a = 1, देन sin स्क्वायर a + sin पावर 4a = what? एंड द थर्ड क्वेश्चन है इफ tan a = 1/√3, देन sin a × cos a + cos a × sin a = what? तो ये 3 चीज़ों को मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। देखो इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, बहुत ही इत्मीनान से सोल्यूशन करने जा रहे हैं। एट फर्स्ट मुझे इसमें फाइंड क्या करना है, साइन थीटा को फाइंड करना है। ओके, तो साइन थीटा को फाइंड करने के लिए पहले जो मुझे गिवन चीज़ें हैं उन गिवन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो एट फर्स्ट लेते हैं कि वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव, तो √3 tan थीटा = 3 sin थीटा, ये हमारे पास गिवन है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं इसको, और tan थीटा की जो हमारे पास एक स्पेशल फार्मूला मैंने दिया था उसको यहाँ यूज़ करते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा, और ये है 3 sin थीटा। ओके, तो अब यहाँ से हम देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग। ये √3 sin थीटा है। देखो इस cos थीटा को मैं उधर ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये √3 × sin थीटा इधर हो जाएगा, और उधर हो जाएगा 3 sin थीटा × cos थीटा। ओके, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब इस 3 sin थीटा को मैं इधर डिवाइड में ला रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, √3 sin थीटा बाय 3 sin थीटा, ओके, = cos थीटा। तो ये cos थीटा की वैल्यू हो गई। अब यहाँ क्या है, ये साइन और साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा हमारा। ओके, अब ये √3/3 है। तुम जानते हो कि तुम्हारा जो 3 होता है ना, वो √3 × √3 के इक्वल होता है। ओके, 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 × √3 = ये क्या हो जाएगा मेरा cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, ये एक √3 हम कैंसिल कर देंगे, और जो फाइनली हमें cos थीटा की वैल्यू आएगी निकल कर, वो आएगी 1/√3। ओके, अब cos थीटा की वैल्यू 1/√3 आ चुकी है और मुझे फाइंड करना है sin थीटा। तो cos थीटा मीन्स क्या होता है, cos थीटा मीन्स क्या होता है, b/h। क्या होता है, b/h, यानी कि ये b/h की जो वैल्यू है ना, ये 1/√3 है। इससे क्या रिजल्ट सामने में आता है कि भाई हमारा जो b है ना, वो b मेरा हो गया है 1 के इक्वल, और h हो गया है मुझे √3 के। हालांकि ये इक्वल नहीं है, ये रेशियोज है, लेकिन इसी आधार पर हम आराम से पाइथागोरस थ्योरम से अपना p को फाइंड कर लेते हैं। ओके, p क्या होता है, √h² - b²। तो यहाँ हम फाइंड करते हैं अपनी h की वैल्यू क्या है, √3, दैट मीन्स √3 का स्क्वायर, और माइनस मेरा जो है वो क्या होगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, √3 - 1 दैट मीन्स √2। सॉरी, क्या होगा यहाँ पर, √2। क्या होगा, √2, ये √2 है। तो √2 आई है फाइंड मुझे p की वैल्यू। अब मुझे फाइंड किसको करना है, साइन थीटा को। तो अब लिखते हैं नाउ साइन थीटा = क्या होता है फॉर्मूला, p/h। मैंने दिया है p/h, और यहाँ तुम्हारे सामने जो p आया है निकल कर, वो आया है √2, और जो तुम्हारा h है ना, वो है तुम्हारा √3। ठीक है, p की वैल्यू क्या आई है, √2, और h की वैल्यू क्या है, √3। तो दोनों देखो एक ही रूट में है, ऊपर भी रूट है स्क्वायर रूट, और नीचे भी स्क्वायर रूट है, तो एक ही स्क्वायर रूट में हम इसको 2/3 इस तरह से लिख सकते हैं, और यह मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों में हम साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। इन क्वेश्चनों को देखो, यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है कि cos a + cos स्क्वायर a = 1 है, और मुझे फाइंड करना है sin स्क्वायर a + sin टू द पावर 4a की वैल्यू। ओके, तो एट फर्स्ट जो मुझे गिवन है इसे ही लेकर आगे बढ़ना है, और सेकंड पार्ट मेरा प्रूफ हो जाएगा, या इसकी वैल्यू जो अगर लाने वाली है तो वैल्यू आ जाएगी। तो एट फर्स्ट लेते हैं कि वी हैव, जो मेरे पास है, वी हैव cos a +
कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1, ये मुझे दिया गया है। एट फर्स्ट ऐसे क्वेश्चनों में मुझे करना क्या है कि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो मुझे फाइंड करना है ना उसमें कॉस नहीं है, केवल साइन है। इसका मतलब ये सारे के सारे कॉस जो है ना उसको मुझे साइन में कन्वर्ट करना है। तो एट फर्स्ट तुम देख सकते हो इस कॉस स्क्वायर ए को मैं उधर ले जाना चाहता हूँ। एट फर्स्ट अगर हम चाहें तो उसको इस तरह से भी बना सकते हैं हम। एक आइडेंटिटी होती है, वैसे आइडेंटिटी का फॉर्मूला मैंने दिया नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं एक आइडेंटिटी लगाना होगा मुझे। इस 1 के प्लेस पर मुझे लिखना होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी के विषय में अपने आगे के क्लासेस में डिस्कस करूँगा, तो इसको तुम लोग फिलहाल यहाँ से याद रख सकते हो। सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो इस 1 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ लिखना इसकी मुझे है ज़रूरत, तो इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। इससे क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर ए तुम्हारा जो है ना वो कैंसिल्ड हो जाएगा। दोनों तरफ देख लो, प्लस में है कॉस स्क्वायर ए, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से साइन आना शुरू हो रहा है और जो मेरे पास बचा है कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बचा है। साइन पावर 4a है, लाना है मुझे। तो ये जब तक इसका स्क्वायर नहीं होगा, ये साइन पावर 4a नहीं आएगा। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ से, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। तो मैं दोनों ही तरफ स्क्वायर करने जा रहा हूँ। देखो क्या रिजल्ट आएगा सामने में, इधर हो जाएगा कॉस का स्क्वायर दैट मीन्स कॉस स्क्वायर ए, उधर साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर दैट मीन्स साइन पर पावर 4a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन पावर 4a। स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, 4। अब क्या होगा कि कॉस स्क्वायर ए अपने आप में एक आइडेंटिटी है और इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू उधर क्या रिजल्ट है, साइन टू द पावर 4a। ये क्यों भाई, तो सिंस कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है, जो इसकी आइडेंटिकल वैल्यू है वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस फॉर्मूला को यहाँ यूज़ कर लेते हैं हम लोग। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस 1 को यहाँ छोड़ देते हैं और ये जो माइनस साइन स्क्वायर ए है उसको दूसरी ओर ले जाते हैं, जो कि प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, तुम देख सकते हो यही चीज़ मुझे लाना था, इसी की वैल्यू मुझे चाहिए थी, बस इसे अरेंजिंग फॉर्म में लिख देते हैं। देयरफॉर साइन स्क्वायर ए जो है प्लस साइन पर पावर जो 4a है इसकी वैल्यू आई 1। यही मुझे पूछा जा रहा था कि भाई बताओ कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a की वैल्यू क्या होगी। तो तुम्हारे सामने ये वैल्यू फाइंड हो चुकी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पर पावर 4a की वैल्यू 1 आई है। अब अपने हम थर्ड क्वेश्चन में जा रहे हैं और थर्ड क्वेश्चन मेरा है कि tan a की वैल्यू मुझे दी गई है 1/√3। मुझे फाइंड करना है साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ओके, तो एट फर्स्ट जो मुझे दिया गया है उसको लिख चलते हैं हम लोग कि वी हैव tan a इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ से मुझे क्या करना है कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने इस प्रकार के क्वेश्चनों को डिस्कस किया था, उसी हिसाब से हम बनाएंगे। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो उसे एक बार जाकर देख लो, ठीक है, और उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पर जो है tan a की जो फार्मूला होता है, मैंने क्या बताया था, p/b। क्या था फार्मूला, p/b। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। इससे क्या रिजल्ट सामने आया कि p हम ले सकते हैं 1 और b ले सकते हैं हम √3। ओके, तो p और b मुझे फाइंड है, मुझे h फाइंड कर लेता हूँ मैं, √p² प्लस b²। ओके, तो अब देखो p की वैल्यू क्या है, 1 की स्क्वायर कर दो यहाँ पर, b की वैल्यू क्या है √3 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर। तो क्या रिजल्ट सामने में आएगा, देखो गौर से, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और √3 का स्क्वायर 3, दैट मीन्स √4 और इसकी वैल्यू निकल के आएगी 2। तो h की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 2। अब हमारे सामने क्या है, p b h तीनों की वैल्यू फाइंड है। अब हम साइन और कॉस जिसकी मुझे नीडेड है उसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो तुम देख सकते हो इसमें केवल साइन और कॉस ही की बात है, तो मुझे साइन और कॉस की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेनी है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं साइन ए की वैल्यू। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, और p की वैल्यू क्या देख लो 1 और h की वैल्यू क्या फाइंड हुआ मेरा 2, ये 1/2 हो गया। और उसके बाद कॉस ए की वैल्यू आते हैं जो है होता है b/h, b की वैल्यू है हमारे सामने √3 और h आ रहा है मेरे 2। तो ये साइन और कॉस की वैल्यू लाया हूँ। अब हम इसमें अपना बैठाकर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और लिखेंगे नाउ जो क्वेश्चन है मेरा वो क्या है कि साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। इस वैल्यू का मैं यहाँ डालने जा रहा हूँ।
तो साइन ए की वैल्यू क्या आई 1/2 इंटू कॉस ए की वैल्यू क्या आई √3/2, ओके, प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है भाई, ये है √3/2 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या है तो 1/2 साइन ए, ठीक है। ये वैल्यू हमारे सामने है, तो मैं इस वैल्यू को एट फर्स्ट फाइंड कर रहा हूँ। तो ये क्या रिजल्ट आएगा मुझे, ये आ जाएगा √3/4, ओके, और ये क्या आएगी, ये भी आएगी √3/4। इसको अगर ऐड कर लें हम तो क्या रिजल्ट आएगा, ये एलसीएम तो 4 ही होगा, दैट मीन्स √3 प्लस √3, दैट मीन्स क्या आएगा रिजल्ट, तुम देख सकते हो 2√3/4, और यहाँ 2 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे, और जो फाइनली मुझे रिजल्ट आएगी ना वो आएगी √3/2। ये ही मेरा आंसर होगा यहाँ पर। तो ऐसे सवालों को इस तरीके से बनाएंगे। अभी और भी मैं क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद इस वीडियो में बने रहना, आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे सामने एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो। यह हमारे सामने क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 cm एंड पी क्यू इजकल टू 5 cm, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे, यह क्वेश्चन एट फर्स्ट ट्रायंगल पी क्यू आर के बेस्ड पर है। तो एट फर्स्ट हम देखते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसका कि राइट एंगल कौन सा है मेरा, क्यू। तो एक फिगर हम बनाने जा रहे हैं तुम्हारे सामने, गौर से देखो, तुम्हारे सामने एक फिगर मैं बना रहा हूँ, और इस ट्रायंगल का नाम मैं ले रहा हूँ पी क्यू आर। देखो यह है पी, ये है तुम्हारा क्यू, ये है आर। क्योंकि क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि एंगल क्यू जो है मेरा वो राइट एंगल है, तो मैंने एंगल क्यू को यहाँ राइट एंगल लिया है। और इस क्वेश्चन में जो फाइंड है, जो मुझे गिवन है वो है पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू मेरा 5 सेंटीमीटर है, और ये जो दो साइड है पी आर और क्यू आर ना, इनका मुझे सम दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो इनके सम को मैं इसी बेसिस पर लेकर चलना है मुझे, ठीक है। तो एट फर्स्ट हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन में क्या करना है मुझे। इसकी सॉल्यूशन में हम आ रहा हूँ। तो एट फर्स्ट जो मुझे गिवन है ना कि पी क्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर मुझे दी गई है, इसे इक्वेशन 1 ले लेना, ओके। इसे क्या लेना है, इक्वेशन 1 लेकर चलना है। और एक सेकेंड इक्वेशन मुझे फाइंड करना होगा उस पी क्यू की रिलेशन से, जो पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया गया है, उसी से मुझे एक सेकेंड इक्वेशन फाइंड करना है। तो अगेन मुझे क्या दिया गया है कि पी क्यू इक्वल टू कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये जो पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है ना, इसको स्क्वायरिंग कर देना है बोथ साइड। तो रिजल्ट क्या आएगा, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, और इधर जो है 5 का स्क्वायर ही हो जाएगा तुमको, ओके। तो इस प्रकार से बातें होंगी। तो अब यहाँ मैं सेंटीमीटर फिलहाल हटा रहा हूँ, कैलकुलेशन के वक्त ऐसी चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ मैं क्या किया हूँ, स्क्वायरिंग किया हूँ। यहाँ मैंने स्क्वायरिंग किया है बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। तो रिजल्ट क्या आएगा, ये पी क्यू का स्क्वायर होगा, यानी कि पी क्यू का ये स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आई है 25। अब ध्यान दो, ये पी क्यू तुम्हारा क्या है, ये पी क्यू तुम्हारा क्या है। तो एक प्रकार से अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो यह हमारे लिए परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस, ये है तुम्हारा बेस। तो परपेंडिकुलर मुझे मालूम है, और ये हाइपोटेनस और बेस है। तो मैंने पाइथागोरस जो थ्योरम मैंने बताया था, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जो बातें मैंने बताई थी अपने पिछले वीडियो में, वहाँ मैंने तुम्हें एक फार्मूला दिया था कि पी स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आज इस फार्मूला को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ पी मेरा कौन है, पी क्यू। इसका मतलब कि पी क्यू का जो स्क्वायर होगा ना वो एच स्क्वायर, यानी कि ये मेरा पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर, और माइनस तुम्हारा जो बी स्क्वायर है क्यू आर, ये क्यू आर का स्क्वायर होगा। इसका मतलब कि पी क्यू के स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर की जगह पर मैं पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर लिखने जा रहा हूँ। देखो गौर से क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। तो ये मैं लिख सकता हूँ, ये 25 है, यहाँ लिख देंगे। सिंस जो मुझे वो है पी आर, यानी कि पी आर का जो स्क्वायर है ना वो इक्वल है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के। यही है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मुझे दिया है, और इसी से मैंने ये रिलेशन फाइंड किया है पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब क्या है, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर। तो पी आर प्लस क्यू आर लेना है यहाँ मुझे, और यहाँ फिर आगे लेना है पी आर माइनस क्यू आर। क्यों भाई, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ये सॉरी ये क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन सभी चीज़ों को याद करते जाना, हर फार्मूला कहीं ना कहीं वो यूज में आता है और इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं आगे देखता हूँ कि पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू तो हमको क्वेश्चन ने दे रखी है कि पी आर है क्या, यहाँ पर पी आर है, तो पी आर और प्लस क्यू आर की जो वैल्यू है वो मुझे दिया गया है क्वेश्चन में ही, तो इसके जगह पर मुझे 25 को पुट कर देना है। क्या कर देना है? 25 को पुट कर देना है इंटू ये है पी आर माइनस क्यू आर। ओके, तो अब जो है तुम देख सकते हो इसकी वैल्यू 25 है, इस 25 को मैं उधर कर दूं तो पी आर माइनस जो क्यू आर है ना उसकी वैल्यू आ जाएगी 25/25 और ये कट के आ जाएगी 1। तो इससे पी आर माइनस क्यू आर की जो वैल्यू है ना वो निकल के आती है 1। इसीलिए लो क्वेश्चन नंबर 2। तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है कि पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है, पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर 2 आई है। इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ मुझे ऐड कर देना है कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो तुम। इक्वेशन 1 क्या है तुम्हारा कि पी आर प्लस जो क्यू आर है ना इसकी वैल्यू 25 है, और इक्वेशन 2 कहता है कि भाई पी आर माइनस क्यू आर जो है ना इसकी वैल्यू तुम्हें 1 है। इन दोनों को ऐड कर दो कि तुम्हारा क्यू आर क्या होगा, कैंसिल होगा, पी आर प्लस पी आर क्या होगा, 2 पी आर होगा, और इधर क्या होगा 25 प्लस 1 क्या हो जाएगा 26 होगा। इससे जो रिजल्ट क्या आएगी सामने में भाई कि पी आर की जो वैल्यू है ना वो हो जाएगी 2 उधर जाएगा, ट्रांसफर कर दो, 26 को डिवाइड कर दो, रिजल्ट क्या आएगा 26/2 यानी कि ये कटकर 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हें 13। तो पी आर की वैल्यू जो है ना वो 13 आ गई। गौर से देखो पी आर की वैल्यू नहीं एच की वैल्यू कितनी आ गई 13, ये 5 है। अब ये क्यू आर फाइंड कर लेता हूँ मैं। तो क्यू आर निकालने के लिए क्या करना होगा, इस पी आर की जो वैल्यू आई है ना इसे इक्वेशन 1 या 2 में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पुट कर दो तुम, ठीक है, कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन फर्स्ट में हम रखने जा रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है भाई कि पी आर प्लस क्यू आर जो है ना इसकी वैल्यू कितनी है 30, इसकी वैल्यू 25 दे रखी है क्वेश्चन ने मुझको, और पी आर की वैल्यू हमने 13 लाया है, तो 13 प्लस क्यू आर इजकल टू 25। ओके, अब यहाँ से आगे मैं बढ़ रहा हूँ, देखो गौर से। और क्यू आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमको, क्यू आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, गौर से देखो। क्यू आर की वैल्यू जो निकल के आएगी तुमको 13 को उधर कर दो तो 25 माइनस 13 जो कि रिजल्ट होगा 12। तो क्यू आर की वैल्यू भी हमने निकाल लिया है, इस क्यू आर की वैल्यू क्या निकाल लिया 12 निकाल लिया है, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो कि तुम्हारे जो तीनों साइड्स है ना वो फाइंड हो चुका है। और अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों ही साइड मुझे मालूम हो ना तो किसी भी प्रकार की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बहुत ही आसानी से फाइंड किया जा सकता है। तो अब हम अपने आते हैं मेन मुद्दे में, जो मुझे फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी जो मुझे है, ठीक है। तो उसको मुझे फाइंड करना है। एट फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, साइन पी इजिकल टू, यहाँ लिख दो 9, ठीक है। साइन पी, साइन का फॉर्मूला क्या दिया था P/H, क्या दिया था मैंने P/H। तो यहाँ पर गौर से देखो एंगल P के लिए तुम्हारा परपेंडिकुलर कौन है, तो मैंने बताया था किसी भी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है उसका जस्ट अपोजिट साइड, दैट इज ये QR। ये QR है तुम्हारा P, और हाइपोटेनस तो सबके लिए एक ही होता है, वो है तुम्हारा PR। तो रिजल्ट जो फाइंड होगा QR की वैल्यू है तुम्हें 12 और PR है 13। तो ये आ गई साइन P की वैल्यू भाई। अब उसके बाद अगर मुझे कॉस पी फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या दिया था मैंने B/H, क्या दिया था मैंने फॉर्मूला B/H। और यहाँ B मीन्स एडजेसेंट साइड। देखो एंगल P के लिए एडजेसेंट साइड ये दोनों हैं, लेकिन ये हाइपोटेनस है तो इसे लेना है एडजेसेंट साइड, दैट इज तुम्हारा PQ होगा। यहाँ PQ/H कितना है मुझे, तो PR है, यानी कि ये 5/13 आने वाला है। ओके, ये दो आंसर्स आ गए तुम्हारे। अब मुझे फाइंड करना है 10P, तो 10P का फॉर्मूला क्या होगा भाई P/B, क्या है P/B। तो अब तुम्हारा P देखो कौन है, तो P तुम देख सकते हो ऑलरेडी हमने P के तौर पर 12 को लिया ना, यानी कि QR को लिया है, और B के तौर पर मुझे किसको लिया है मैंने, तो वो है PQ को। तो इस तरह से तुम्हारा रिजल्ट जो क्या आएगा, देखो QR की वैल्यू है 12 और PQ की वैल्यू 5, तो 12/5। तो इस प्रकार से ये तीनों ही चीज़ें हैं हम फाइंड कर चुके हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन आते हैं, इनकी तैयारी अच्छी तरीके से कर लेना है। अब मैं कुछ सेलेक्टेड छोटे से सिंपल क्वेश्चंस जो हैं जो NCERT बुक्स में भी हैं और अक्सर एग्जामिनेशन में भी आते हैं, मैं उस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसे फ़ौरन कॉपी कर लो। स्टूडेंट्स,
अब कुछ सिंपल सा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के बुक में है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 8.1 का। मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, यहाँ हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है कि द वैल्यू ऑफ 10 इज़ ऑलवेज लेस देन 1। पहला क्वेश्चन कहता है क्या 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम हो सकती है। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है कि 10a की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ ना, तो 10a की वैल्यू क्या होती है। देखो गौर से, 10a का जो मैंने फार्मूला दिया है वो क्या दिया हुआ है, p/b। तो p/b अगर ये वैल्यू हमेशा 1 से कम होनी है, इसका मतलब है कि ये b की वैल्यू ना हमेशा p से ज़्यादा होगी, यानी ये 1 से तब कम होगी जब b हमेशा बड़ा होगा p से। तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा कोई रूल है क्या कि जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा होता है? नहीं ना, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। इसका मतलब हमारा p बड़ा हो सकता है कभी b से। अगर p की वैल्यू b से बड़ी होगी ना, तो इसका रेशियो 1 से बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स 10a की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब 10a की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है। 1 से बड़ी कब होगी, जब p की वैल्यू बड़ी होगी b से। 1 से कम कब होगी, जब b की वैल्यू बड़ी होगी p से। और ये कभी कभी इक्वल भी हो जाते हैं। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे ना, तो उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है। इसका मतलब जो 10 की जो वैल्यू होती है ना, वो इक्वल भी हो सकती है 1 की, वो ग्रेटर भी हो सकती है 1 से, और उसकी वैल्यू स्मॉलर भी हो सकती है 1 से। तो कुछ प्रकार से देख सकते हैं कि स्मॉलर भी हो सकती है 1 से, ग्रेटर भी हो सकती है 1 से, इक्वल भी हो सकती है 1 का। इसका मतलब यह स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम नहीं हो सकती। यहाँ क्वेश्चन करा कि ऑलवेज लेस देन 1 या ऑलवेज ग्रेटर देन 1 या ऑलवेज इक्वल देन 1, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो होगा तो वह हमेशा फॉल्स होगा। और हमारे सामने जो सेकेंड क्वेश्चन है कि sec a = 12/5, क्या यह वैल्यू सही हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन है कि sec a = 12/5, क्या यह वैल्यू सही हो सकता है। तो sec a का जो वैल्यू है ना, फार्मूला जो sec a का है ना, वो क्या होता है, वो होता है h/b। वो क्या होता है, h/b। इसका मतलब h जो होता है ना, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का। अगर इसकी वैल्यू इससे कम दी हो गई होती मुझे, तो मैं कहता ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि तुम देख सकते हो तुम्हारी जो h की वैल्यू है ना, ठीक है, h की वैल्यू यहाँ 12 है, b की वैल्यू 5 है। तो h की वैल्यू जो है ना वो b से बड़ी है, तो यह पॉसिबल है, यह संभव है, ऐसा होना भी चाहिए। और h की वैल्यू हमेशा b से बड़ी भी होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 12/5 है ना, वो sec a की वैल्यू आ सकती है। दैट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है। अब मैं अगर थर्ड क्वेश्चन की बात मैं करूँ, यहाँ लिखा हुआ है कि cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ साइन ए। तो क्या cos a जो है, ये जो cos a है, क्या यह cosec a का जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, ये पूछना चाहता है। क्या cosec a के लिए cos का यूज होता है। तो नहीं भाई, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ये cos जो होता है ना, वो कोसाइन का होगा। क्या है, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है cos। तो cosec का शॉर्ट फॉर्म cos नहीं होता। किसका शॉर्ट फॉर्म होता है भाई, तो कोसाइन का होता है। तो मैंने इन सारे जो टॉपिक है तुम्हारा, ये कोसाइन या साइन या कॉसेक, इस पर मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में सबके मेन जो वर्ड हैं और उसका जो एब्रिविएशन यूज़ किया जाता है उस पर मैंने डिस्कस किया है। उस वीडियो को देख लो और ये सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब मैं अगर अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, तो यहाँ लिखा हुआ है कि cot a इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot and a। अगर मैं ये लिखता हूँ cot a, तो क्या cot a का मतलब cot into a होता है क्या, ये क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहता है। क्या cot a जो है वो cot into a के इक्वल होता है। तो नहीं भाई, कभी भी cot a का मतलब cot into a नहीं होता। ये cot sin tan जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं ना, ये एक फंक्शन होते हैं, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहा जाता है। ये केवल a का एक फंक्शन है, a के साथ cot लगा दो तो वह एक cot क्या है, यहाँ एक फंक्शन का रोल निभाएगा। यहाँ अगर हम साइन लगा दें a के साथ, तो इसका मतलब इस एंगल a का एक फंक्शन जो है वो साइन के तौर पर है। तो ये सब केवल फंक्शन है, ये प्रोडक्ट नहीं होता। तो अगर ऐसी बातें हैं तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। cot a कभी भी cot और a का प्रोडक्ट नहीं हो सकता। यह क्या है, एंगल एंगल a का एक फंक्शन है। तो यह स्टेटमेंट भी तुम्हारा यहाँ रॉन्ग है। और यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, क्या sin थीटा = 4/3 हो सकता है। तो sin थीटा की मैं बात करूं अगर, तो sin थीटा का देखो यहाँ पूछ रहा है क्या sin थीटा 4/3 हो सकता है, क्या ये बात सही है या नहीं। तो मैंने sin थीटा का क्या फॉर्मूला बताया तुमको,
P/H। क्या है फॉर्मूला? P/H। अब गौर से देखो, तुम्हारा H जो है ना वो हाइपोटेनस है, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड, इससे बड़ा और कोई साइड इसमें हो नहीं सकता। तुम देख सकते हो तुम्हारी H की वैल्यू 3 बता रहा है या P की वैल्यू 4 बता रहा है, यानी H तुम्हारा छोटा हो रहा है P से। क्या यह संभव है? ये पॉसिबल है? नहीं भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कभी भी P से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वैल्यू बिल्कुल सही नहीं है और साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 4/3 नहीं हो सकती। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी तैयारी कर लो। और हमारा पिछला वीडियो में जिनमें सारे के सारे फार्मूला पर मैंने डिस्कस किया है, वो सारा फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव बेसिस पर। अगर ऑब्जेक्ट की तैयारी अच्छी तरीके से करना है तो उन सभी फार्मूलों को याद कर लेना है। उस वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर एक बार देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अब जो मेरे सामने आएगी वो आएगी मुझे डिग्री वैल्यूज़ वाली। दैट मीन्स अब हम जो है वैल्यू चार्ट की ओर जाएंगे। अपने अगले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यू चार्ट है उस पर डिस्कस करने आ रहे हैं और उससे रिलेटेड टॉपिक लेकर आने वाले हैं। तो अगले वीडियो का वेट करो, तब तक के लिए दैट्स ऑल।